शुभ संध्या। आइए आज हम देखते हैं रक्त संबंध में भाग 3। हम लोगों ने अभी तक देखा था रिश्ते किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, कब कहाँ कौन से रिश्ते किसको कहेंगे। एक और बात आपने ध्यान दिया था कि रक्त संबंध में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रिलेशंस को डिफाइन किया था, क्योंकि अब प्रश्नों में परीक्षा में जो प्रश्न पूछा थे वहाँ पे कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड भी यूज कर देता है, जैसे मैटरनल अंकल हो गया, सिस्टर हो गया, इस तरीके से ग्रैंडफादर हो गया, तो हमको वहाँ पे थोड़ा केयर करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं रक्त संबंध के प्रश्नों को हल कैसे करना है। मेन मामला तो यहाँ से शुरू होता है। तो आपकी पहली बात, इन नियमों को, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से परिवार वृक्ष बना पाएंगे। परिवार वृक्ष बनाते ही आप किसी भी तरीके के रक्त संबंध के प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका पुरुष और महिला का निरूपण। अगर आपको रक्त संबंध का परिवार चित्र बनाना है, परिवार वृक्ष बनाना है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि पुरुष को आप कहाँ रखेंगे, बॉक्स के अंदर, महिला को आप सर्कल के अंदर रखेंगे। उसके बाद दूसरे नियम में हमको ध्यान देना है पति और पत्नी, जो कि ये क्या होते हैं, ये आपके आपस में शादी के द्वारा, शादी के साथ फेरों के द्वारा बंधे रहते हैं। उसी तरीके यहाँ से आपको इन दोनों को एक सिंगल डार्क लाइन से जोड़ना है। हस्बैंड वाइफ को अगल बगल, जिसमें हमको कोशिश करना है, हस्बैंड यानी पति को हमेशा कोशिश करें किधर रखने का, बाएं, और पत्नी को दाएं। फिर तीसरा नियम में है आपका संतान, अर्थात पुत्र या पुत्री को सदैव किसे जोड़िए, पिताजी से जोड़ते हैं। पुत्र हो चाहे पुत्रियाँ हो, उनको किससे जोड़ना है आपको, पिताजी से। फिर अगली बात है, हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए मुकेश रमेश का इकलौता पुत्र है, तो बताइए रमेश की कितनी संतानें हैं। तो हम यहाँ कहें, मैंने क्या कहा, मुकेश रमेश का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र बोला है, तो इसका अर्थ है पुत्र तो एक ही होगा जो कि मुकेश है, लेकिन पुत्रियाँ और भी हो सकती हैं। यानी कहीं पे भी अगर प्रश्न में आपको इकलौता पुत्र बोला जाए तो इसका यह मतलब मत समझिएगा कि केवल बेटा ही, माने केवल एक ही संतान है, वहाँ पुत्रियाँ और भी हो सकती हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि हस्बैंड वाइफ है, उनका एक पुत्र है। अब ये पुत्र इकलौता हो गया, अगर इनकी बहनें और हैं, भले ही ए बी सी बहनें अगर हैं, लेकिन भाई तो अकेला है, यानी पुत्र इनका क्या है, एक ही है, तो इकलौता पुत्र है, पुत्रियां और भी हो सकती हैं। अगर प्रश्न में कह दे इकलौती पुत्री बोला जाए, यदि कहा जाए कि शीला रमेश की इकलौती पुत्री है, तो देखिए शीला रमेश की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब क्या संतान भी एक ही है, नहीं, पुत्र और भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इनके पुत्र और भी हो सकते हैं। आप कंफर्म यह नहीं बता सकते कि इनकी संतान एक ही है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती, लेकिन खास बात यह है कि पुत्रियां एक ही रहेंगी। आइए इसी प्रकार देखते हैं। बोला गया यदि प्रश्न में इकलौता संतान कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल में कह दें कि मुकेश रमेश का इकलौता संतान है, तो इसका मतलब क्या होगा, मुकेश रमेश का इकलौता संतान है, इसका मतलब रमेश के पास बस एक ही औलाद है, वो कौन है, मुकेश। इसी तरीके से कहा जा सकता है कि राधा रमेश की इकलौती संतान है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी भाई, रमेश की वाइफ और रमेश की बेटी है, जो कि कौन है, राधा। ऐसे कंडीशन में इनका कोई और संतान, माने कोई और पुत्र या पुत्री नहीं होंगे। दूसरी बात ध्यान देना हमको, जेंडर गैपिंग का ध्यान दें, यानी जब तक बताया न जाए महिला पुरुष, तब तक अपने मन से आप महिला पुरुष नहीं मानेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कह दिया जाए बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, तो बी का जेंडर तो क्लियर है कि बी कौन है, पुत्र है। किसका पुत्र है भाई, ए का, लेकिन अभी यह कन्फर्म नहीं है कि ये महिला है कि पुरुष है, लेकिन आपको यहाँ बोला बी ए का पुत्र है। अब आगे कह रहा है लेकिन ए बी की माता नहीं है, ए बी की माता नहीं है, तो जब बी की माता नहीं है तो क्या होंगे, पिता होंगे, यानी कब हमारा यहाँ पे क्या भरेगा, ए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब तक आपको प्रश्न में जिसका भी जेंडर क्लियर ना हो तो आप बॉक्स या सर्कल मत बनाइएगा, जब तक आपको कंफर्म ना हो। इसके बाद तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, प्राथमिकता स्तर का ध्यान दें। मतलब
जो जिस लेवल का है परिवार वृक्ष में उसको उसी के लेवल पर रखिएगा। ऐसा नहीं कि भाई है तो भाई के लेवल पे चाची या दादी या नानी को रख दें, वो ठीक नहीं है। भाई के लेवल पे ये सारे हैं, ये सारे एक लेवल पे आएंगे, उनके ऊपर वाले लेवल पर एक पीढ़ी ऊपर के लोग आएंगे और एक लेवल और ऊपर पे दादा या नाना आएंगे। अभी कहिए कि जिस लेवल पे मामा है उसी लेवल पे हम नाना को ला दें, तो ऐसा नहीं है। तो प्राथमिकता इस तरह का हमको ध्यान देना है। किस तरीके से, जैसे स्वयं अगर हम अपने को माने स्वयं को, तो भाई, पति, जीजा, देवर, जेठ, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये सारे एक लेवल पे आएंगे और उसी लेवल पे बहन, पत्नी, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, चचेरी बहन, ममेरी बहन, ये सारे एक लेवल पे आएंगे। अब यही बात करते हैं इनके केस में, जो बच्चों में होंगे तो बच्चों के सेम लेवल पे कौन आता है? पुत्र आता है, भांजा आता है, भतीजा आता है, भांजी आती है, भतीजी आती है, दामाद आता है, बहू आता है, सब बच्चे के लेवल पे कि बच्चे ही हैं। उसके बाद उनसे छोटे कौन होंगे? नाती, पोता, और गर्ल्स में नातिन और पोती। और यहाँ पे ध्यान इस बात का दीजिएगा, जैसे दादा और नाना है, इनके ऊपर एक पीढ़ी और ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? परदादा परनाना, उधर परदादी परनानी, इधर एक लाइन नीचे जाएंगे तो परनाती परपोता। अब ध्यान दीजिएगा, रक्त संबंध के प्रश्नों में कभी कभी ऐसा कहता है ए बी की माता है और एक डॉक्टर है, या ए बी की माता है जो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर हमको समस्या होती कभी और कभी जो, और किसके लिए आया है? ए के लिए आया है कि बी के लिए आया है, या जो ए के लिए आया है कि बी के लिए आया है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है ए बी की माता है और सी की चाची है जो एक डॉक्टर है। तब वहाँ पे जो किसके लिए? ए के लिए कि बी के लिए कि सी के लिए, माने फर्स्ट पर्सन कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर में काम देगा, चाहे यह हो चाहे बैठक व्यवस्था। जैसे बैठक व्यवस्था हम कहते हैं ए बी के बाएं तीसरा है और एक वकील है, या ए बी के बाएं तीसरा है जो एक वकील है। तब वहाँ पे हमें और जो कंफर्म नहीं हो पाता कि और किसके लिए कहा गया है, जो किसके लिए कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ने बी को चाटा मारा और घाटा खाया, तो और कौन घाटा खाया? तो और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा अगर आता है तो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पूछें कौन घाटा खाया, तो आपका आंसर होगा ए घाटा खाया। फर्स्ट पर्सन माने और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा अगर आता है तो किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। इसी तरीके से दूसरे में देखिए, ए ने बी को चाटा मारा जो घाटा खाया, तो जो का मतलब क्या आता है? जो का मतलब सेकेंड पर्सन के लिए होता है। किसने घाटा खाया भाई? बी, यानी सेकेंड पर्सन। और वहीं पे ए ने बी को चाटा मारा और सी को पीटा, जो घाटा खाया, तो जो आएगा वो किसके लिए आएगा? आपका थर्ड पर्सन के लिए। अब जैसे मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा ए बी के चाचा हैं और एक डॉक्टर हैं, तो कौन डॉक्टर है? ए डॉक्टर है, क्योंकि क्या आया है? और। अगर आपसे कहें ए बी का भाई है जो एक वकील है, तो वकील कौन है? बाद वाला, यानी बी एक वकील है। अगर आपसे कहा जाए ए बी का भाई है और सी का पिता है जो एक जज है, तो इसका मतलब कौन जज है? सी जज है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको एक दो नहीं, रीजनिंग के कई चैप्टर्स में काम दे देगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।